हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, यह आज का हमारा टॉपिक है। और टॉपिक के अंतर्गत मुख्यतः भारतीय संविधान और मूलभूत ढांचे की संरचना क्या है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज मॉडल आंसर को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का प्रश्न है, संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। यानी कि प्रश्न जो यहाँ है यह आपस में कनेक्टेड दो प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न है वह है संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है। यानी कि क्वेश्चन की पहली डिमांड है संविधान और संविधानवाद के बीच अंतर। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। यानी कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान के द्वारा, यह हालांकि इसका भारतीय संविधान में कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को स्वीकार किया है। आगे देखेंगे कि मूल संरचना के सिद्धांत आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न का जब आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले यह अनिवार्य होता है कि आप उसकी भूमिका को लिखें, इंट्रोडक्शन को लिखें। तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, किसी भी देश की संविधान व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संविधान और संविधानवाद दोनों आवश्यक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पास लिखित कानून होता है और यही जो लिखित कानून होता है वह संविधान कहलाता है वहाँ का। जैसे भारत का संविधान है वह लिखित है। संविधान के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, कौन से कार्य राज्य के द्वारा किए जाएंगे, कौन से कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे, ये सभी प्रावधान जो हैं वह भारतीय संविधान में लिखित रूप से वर्णित हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि लिखित कानून होता है। इन्हीं लिखित कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं और संविधान के आधार पर ही, संविधान में जो प्रावधान वर्णित है उसके आधार पर जनप्रतिनिधि अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं, अपने शासन को संचालित करते हैं। डायसी के शब्दों में क्या है संविधान, देखिए डायसी कहते हैं कि वे सभी नियम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सत्ता का वितरण एवं प्रयोग किया जाता है वह संविधान है। यानी कि वैसे नियम कानून जिससे राज्य सत्ता का, हमारी राज्य व्यवस्था का, हमारे राज्य का, हमारी शासन व्यवस्था का संचालित किया जाता हो वह संविधान कहलाता है। तो यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह था हमारा संविधान। अब है संविधानवाद। दो टर्म थे, हमने पहले डिस्कस किया कि संविधान क्या है। दूसरा टर्म को देखते हैं कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद यह मानता है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है और इसकी सीमा भी तय होती है। यानी कहने का मतलब है कि संविधानवाद उसे कहते हैं जब आप संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं तो वह संविधानवाद कहलाता है। संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। अधिकारियों व प्रतिनिधियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के राज्य का पक्ष लेना ही संविधानवाद कहलाता है। यानी कि वैसे राज्य व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था, वैसे राज्य जहां पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, वहां पर अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा संविधान के दायरे में कोई नियम लिए जाते हैं, कोई निर्णय लिए जाते हैं, कोई कार्य संचालित किए जाते हैं तो वह संविधानवाद कहलाता है। संविधानवाद के अंतर्गत आप मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकते। वही कार्य आप करोगे जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया हुआ रहेगा। तो यह संविधान है, संविधानवाद है। ठीक है, कोरी एवं अब्राहम के शब्दों में स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहते हैं। यानी कि संविधान में लिखित कानून दिया हुआ है और उस लिखित कानूनों के आधार पर ही शासन व्यवस्था का संचालन संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, तो संविधान और संविधानवाद में देखिए किस तरह से कनेक्शन है, दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। संविधान क्या है, तो लिखित कानून संविधान कहलाता है।
संविधानवाद क्या है? लिखित कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन संविधानवाद कहलाता है। ठीक है, यह मेन डिफिनीशन हो गया। अब प्रश्न था कि संविधान और संविधानवाद के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर मुख्यतः 2 से 3 अंतर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिनमें पहला अंतर जो है वह महत्वपूर्ण भी है कि संविधान मूलतः एक लिखित दस्तावेज होता है, जबकि संविधानवाद के मूल सिद्धांत अलिखित होते हैं। ठीक है, संविधान लिखित दस्तावेज होता है और संविधानवाद अलिखित होता है। यह तो हमारा पहला था। दूसरा अगर देखा जाए तो संविधान जो है वह उसका निर्माण सरकार के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा, वहाँ के रह रहे लोगों के द्वारा, नागरिकों के सहमति से लिया जाता है। ठीक है, यानी संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा नागरिक समाज की सहमति से लिया जाता है। लेकिन संविधानवाद जो है वह इसी सरकार पर कार्य करने को अंकुश लगाता है, यानी कि आप कौन से कार्य मनमाने तरीके से नहीं कर पाओगे, यह अंकुश लगाता है। आप संविधान के दायरे में ही कार्य करेंगे, है ना, ऐसा अंकुश लगाता है, तो वह संविधानवाद है। अगला है कि संविधान में संशोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया, एक निश्चित नियम होते हैं। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो संविधान में संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जबकि संविधानवाद के अंतर्गत ऐसा नहीं है। सत्तारूढ़ दल अपने तरीके से उसे व्याख्या करते हैं। तो यह मुख्यतः 3 अंतर है जो कि संविधान और संविधानवाद से संबंधित है। प्रश्न का दूसरा जो एस्पेक्ट था वह था मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मैं संक्षेप में बता दूं आंसर पढ़ने से पहले कि न्यायपालिका के द्वारा भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, है ना, जो कि जैसे कह सकते हैं आप संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी गणराज्य, ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिन्हें संविधान की मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है और इन ढांचों पर संसद संशोधन नहीं कर सकती है। यही मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कहलाता है। यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि आर्टिकल 368 के द्वारा, तथापि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एवं संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति के दुरुपयोग को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में मूलभूत ढांचे की अवधारणा रखी थी। ठीक है, यानी कि संसद में संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है, लेकिन संसद जो है वह संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायपालिका द्वारा इस पर अंकुश लगा दिया गया है। केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 ईस्वी में आई थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह क्या है, सीमित है, और कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अब देखिए कि आखिर ऐसा मूलभूत ढांचे है क्या जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। देखिए क्या है, मूलभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के उन प्रावधानों से है जो संविधान की अनिवार्य विशेषताएं हैं और जिनके अभाव में संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि संविधान की मूल आत्मा है मूलभूत ढांचे की संरचना, यानी कि उसे अगर संविधान से हटा दिया जाए तो हमारा संविधान निष्प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए मूलभूत ढांचे की संरचना की नींव रखी गई ताकि भारतीय संविधान जीवंत बना रहे। ठीक है, भारतीय संविधान प्रभावी बना रहे, तो इसीलिए मूलभूत ढांचे की बात की गई थी। मूलभूत ढांचे की सूची निशेष है। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा ऐसी अभी तक न तो न्यायपालिका के द्वारा और न ही संसद के द्वारा यह बताया गया है कि आखिर मूलभूत ढांचे है क्या क्या। समय समय पर न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा विषय मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आता है या नहीं, और अगर संसद मूलभूत ढांचे में उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आप इसे आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ बताना जरूरी है, जैसे कि NJAC को लेकर किए गए 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन भारतीय संसद के द्वारा किया गया था न्यायपालिका में जजेज की नियुक्ति के लिए। ठीक है,
ठीक है। तो इस समय न्यायपालिका के द्वारा कहा गया था कि चूंकि एनजेएसी जो विधेयक है वह मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। कैसे, वो देखिए। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है, यानी कि न्यायपालिका यहाँ पर बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर अलग है, वह कॉलेजियम सिस्टम है। तो उसमें संशोधन करके भारतीय संसद ने एनजेएसी एक्ट को पारित किया था, और ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो सके। ठीक है। तो न्यायपालिका ने कहा कि एनजेएसी जो विधेयक है वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रही है, इसीलिए 99 संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है। तो इसका यह एक सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मूलभूत ढांचे की संरचना का। तो अब प्रश्न है कि मूलभूत ढांचे का अधिकार, हमें जानकारी नहीं है कि कौन कौन आते हैं, लेकिन अगर इसे मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो मूलभूत ढांचे के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार आएंगे, यानी कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती। जो भी यहाँ पर मूलभूत ढांचे का दिया हुआ अधिकार, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, और अगर संसद संशोधन करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था, तीसरा सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, चौथा कानून का शासन, पांचवा धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता इत्यादि। इतना, इसके अलावा भी कई सारे हैं जो कि आपके मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आएंगे, लेकिन चूंकि यह फिक्स नहीं है कि कौन कौन से अधिकार मूलभूत ढांचे में आएंगे। ठीक है। न्यायपालिका द्वारा समय समय पर जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो मूलभूत ढांचे में आएगा। तो आप मुश्किल से 6-7 पॉइंट को आप याद रखिए, ताकि एग्जाम के समय आप वहाँ पर मेंशन कर सकें। तो यह था मूलभूत ढांचे का अधिकार। लेकिन अब आपको विश्लेषणात्मक यहाँ पर मूल्यांकन करना है कि क्या मूलभूत ढांचे का अधिकार भी जायज है। हालांकि न्यायालय के द्वारा वर्णित मूलभूत ढांचे की अवधारणा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, जैसे देखिए कि कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है। लेकिन संसद मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो इस आधार पर इसकी एक आलोचना की जाती है कि कानून बनाने का अधिकार जो है वह संसद को प्राप्त है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी संसद को होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच, है ना, विवाद को बढ़ावा मिलती है। तो एक बहुत बड़ा आलोचना मूलभूत ढांचे की ये है। दूसरा है कि अगर संविधान को समय समय पर संशोधित नहीं किया जाएगा तो एक लंबे समय के बाद संविधान के कई प्रावधान जो हैं वह अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह मूलभूत ढांचे में भी संशोधन करे। हम यहाँ पर मूलभूत ढांचे की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्लेषणात्मक वहाँ पर मूल्यांकन करना होगा कि क्या मूलभूत ढांचे का अधिकार जायज है, क्या सही है मूलभूत ढांचे का अधिकार। तो ये पॉइंट वहाँ पर आपको लिखने होंगे। ठीक है। न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता को मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है, जबकि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत स्वयं संविधान की सर्वोच्चता का विरोधी प्रतीत होता है। कैसे? क्योंकि एक तरफ जो है वह हमारा संविधान जो है वह सर्वोच्च है, इसकी बात होती है। दूसरी तरफ न्यायालय कहता है कि नहीं, संविधान के मूलभूत ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, संसद संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि न्यायपालिका तय करेगी कि संविधान के कौन से प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है और कौन से प्रावधान में संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई, जबकि संविधान के द्वारा कहा गया है कि हमारा संविधान ही सर्वोच्च है। तो यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। लेकिन कितनी भी इसकी आलोचना किया जाए, इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वह भारत के हित में है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कोई सत्तारूढ़ दल, अलग अलग विचारधारा के सत्तारूढ़ दल जब शासन करते हैं तो वे अपने अनुकूल संविधान में संशोधन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए मूलभूत ढांचे का होना जरूरी है, ताकि न्यायपालिका संसद पर अपना अंकुश बनाए रखे और कोई भी राजनीतिक दल अपने निजी हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को संशोधित ना कर पाए। तो यह पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मूलभूत ढांचे क्यों आवश्यक है। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी यह आवश्यक है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो संसद
नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। तो प्रश्न है कि इससे क्या असर पड़ेगा। जैसे हाल ही में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगर यह मौलिक अधिकार घोषित नहीं करता तो प्राइवेसी के नाम पर आपकी डेटा को किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी अन्य जो सोशल साइट्स वगैरह के साथ शेयर किया जा सकता था। तो आपकी प्राइवेसी बनी रहे, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया गया और संसद अब इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यह आवश्यक है कि हमारे मौलिक अधिकार संरक्षित रहें, इसके लिए मूलभूत ढांचे का होना अनिवार्य है। दूसरा, संविधान में कई ऐसे विशेषताएं होती है जो संविधान की मूल आत्मा होती है। जैसे कहते हैं ना, शरीर आत्मा के बिना आपका शरीर जो है किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से अगर कुछ विशिष्ट प्रावधान संविधान में नहीं होंगे तो वह संविधान जो है वह उत्तम प्रकृति का नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मूलभूत ढांचे का होना अनिवार्य है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और जिसके अंतर्गत रहकर सरकार के तीनों अंग, कौन कौन से तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा शासन कार्य संचालित किए जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर निष्कर्ष आप लिख रहे हैं तो आपको निष्कर्ष लिखते समय हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट रखनी होगी, हमेशा आपको सकारात्मक दृष्टि से सोचना होगा। इसलिए हमने लिखा है कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और संविधान के हितों की संरक्षण करती है। अतः नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संविधान की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए मूलभूत ढांचे की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज हमने इस टॉपिक में संविधान को डिस्कस किया कि संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद किसे कहते हैं और मूलभूत ढांचे का अधिकार क्या है। यह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी कि जीएस पेपर 2 के लिए इंडियन पॉलिटी सेक्शन 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मूलभूत ढांचे का अधिकार और न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये 3 पॉइंट से एक प्रश्न आपको निश्चित ही रहेंगे, 100% रहेंगे। तो आप इन तीनों सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और आज का मॉडल आंसर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होती है। हमारे आगे की जो मॉडल आंसर डिस्कशन होगी वह डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित होगी। हमारे आगे की मॉडल आंसर की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तुरंत एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।